Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Article 3 of Kanuni Shahadat Order 1984 which deals with the competency of witness. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Before discussing the competency of witness, we need to know what does the word witness means. So कानून शहादत ऑर्डर के अकॉर्डिंग विटनेस वो बंदा होता है हु हैज़ द नॉलेज ऑफ एन इवेंट और हु हैज़ द मोड ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ इवेंट बाय सीइंग इट, यानी कि वो बंदा जिसको किसी भी इवेंट से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल हैं, या वो बंदा खुद मालूमात कैसे हासिल कर रहा है कि खुद उसने उस इवेंट को होते हुए देखा है. बेसिकली ये वर्ड विटनेस विट से निकला है जिसका मतलब है इंटेलिजेंस ऑफ माइंड और कैपेबिलिटी ऑफ माइंड, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट पर्सन, राइट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ विटनेस. विटनेस को अगर हम डिफाइन करें तो विटनेस इज अ पर्सन who personally sees or perceive a thing, who testify as to what has been heard or otherwise observed. Simply हम ये कह सकते हैं कि वो बंदा जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनको देखे और फिर उनको रिप्रोड्यूस करे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर. अब विटनेस को तो हमने डिस्कस कर लिया. दूसरी चीज़ आती है इस टॉपिक के अंदर कॉम्पिटेंसी. अब इस कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी सिंपली रेफर्स टू चेक द एबिलिटीज और क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन एज विटनेस, यानी कि जो बंदा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है क्या उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो क्वेश्चन उसको पुट फॉरवर्ड करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से क्या वो उनका जवाब दे सकता है. सो कॉम्पिटेंसी बेसिकली उसकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए एक क्राइटेरिया है. इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि वो बंदा जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन विटनेस के तौर पर जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है, इफ़ क्या वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के काबिल है, या अगर उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है तो क्या उसकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उनको अपने माइंड में स्टोर कर सकता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना कैपेबल है कि वो चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करे और फिर उनको रिप्रोड्यूस करे उस टाइम जब उससे वो चीज़ रिक्वायर की जा रही है, जब वो चीज़ ज़रूरत के टाइम उससे मांगी जा रही है. ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ विटनेस के ऊपर. देर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ द विटनेसेस विच आर डिस्कस्ड हियर. फर्स्टली आता है हमारे पास नॉर्मल विटनेस, सेकंड आता है हमारे पास आई विटनेस, एंड द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट विटनेस. हम वन बाय वन इन तीनों काइंड्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल विटनेस क्या है. नॉर्मल विटनेस नाम से ही जाहिर है. अगर हम इसको डिफाइन करें तो नॉर्मल विटनेस मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वो बंदा जिसको केस के हकाइक से मुतालिक कोई नॉलेज है, कोई इल्म है, उसको केस के हकाइक से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन मिली है ईदर डायरेक्टली, या तो उसने वो खुद चीज़ देखी है, खुद अपनी आंखों से देखी है, डायरेक्टली उसको पता चले, या इनडायरेक्टली कोई सोर्स है कहीं से किसी ज़राए से उसे पता चला है फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल विटनेस. सेकंड आता है हमारे पास आई विटनेस. नाम से ही जाहिर है वो बंदा जिसने खुद कोई चीज़ मौके पर होती हुई देखी हो, एनी शाहिद जिसको हम कहते हैं. आई विटनेस इज़ अ पर्सन हु हैज़ सीन द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट. वो बंदा जिसने कोई वाकया होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बंदा आई विटनेस हम जब कहते हैं ना, तो मतलब उसने खुद वो चीज़ देखी हो, किसी ज़राए से उसे ना पता चली हो, किसी सोर्स से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बल्कि उसने खुद वो चीज़ देखी और फिर उसको ऑब्जर्व किया और फिर अपने माइंड में स्टोर कर लिया. थर्ड आता है इंडिपेंडेंट विटनेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड है. इंडिपेंडेंट विटनेस इज़ अ वन
who has no relation with the parties who are entered in the case। यानी कि इंडिपेंडेंट विटनेस उस गवाह को कहते हैं, उस बंदे को कहते हैं जिसका केस के दरमियान जो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम हमेशा कहते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस इज अ स्ट्रॉन्ग विटनेस। व्हाई इट इज ही इज अ स्ट्रॉन्ग विटनेस? बिकॉज ही हैज़ नो एफिलिएशन विद एनी पार्टी। सो ये थी हमारे पास विटनेस की 3 काइंड्स। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या था? कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। अब आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि तमाम बंदे कोर्ट के अंदर आकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं। दे आर कॉम्पिटेंट इनफ। लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर है, और वो पैरामीटर क्या है? द ओनली पैरामीटर इज़ टू डिटर्मिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि उनकी कॉम्पिटेंसी को किस तरह से हम लोग क्या क्राइटेरिया उसका बता दिया गया कॉम्पिटेंसी के लिए, कि आप कोर्ट को किस हद तक सेटिस्फाई करते हो, कोर्ट को किस हद तक आप मुतमईन कर रहे हो। तो अब आर्टिकल 3 में ये कहा गया है दैट द पर्सन हु कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर गिविंग द टेस्टिमनी इज कैपेबल इनफ टू, क्या वो इतना कैपेबल इनफ है कि वो कोर्ट की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकता है। सो देयर आर सर्टन सिचुएशंस प्रोवाइडेड बाय दिस आर्टिकल विच अफेक्ट द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं कॉम्पिटेंसी को? फर्स्टली, इफ़ ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड टू देम। सबसे पहली चीज़ तो जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है वो अनएबल है, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो उन सवालात को समझे और फिर उन सवालात के जवाबात दे। यानी कि उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी समझबूझ नहीं है। सेकेंडली, टू गिव द रैशनल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। यानी कि बंदा इतना कैपेबल नहीं है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे क्वेश्चन पूछे हैं कि वो उनका कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर सके। किस वजह से? बिकॉज ऑफ टेंडर एज, या तो वो बंदा बहुत ही कम उम्र है, बहुत ही छोटी एज का है, या एक्सट्रीम ओल्ड एज का है, या वो बुढ़ापे में पहुंच चुका है और अब उसका दिमागी मतलब उसकी दिमाग की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन सवालों के जवाब दे सके। थर्ड आता है हमारे पास इस एनी डिजीज़ ऑफ माइंड और बॉडी। यानी कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई, ये कोई ऐसी डिजीज़ है उसे कि वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उससे पूछा क्या जा रहा है। फोर्थली, इफ़ ही इज़ कन्विक्ट ऑफ द पर्जरी, व्हेन अ पर्सन हैज़ कमिटेड पर्जरी। पर्जरी कहते हैं व्हेन अ पर्सन हैज़ गिवन द फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो बंदा जिसने पहले कोर्ट में कोई गलत सबूत दिया है, कोर्ट में गलत चीज़ पेश की है, गलत एविडेंस दिया है, झूठा एविडेंस दिया है, तो वो एलिजिबल विटनेस कंसिडर नहीं होगा। फिफ्थ आता है हमारे पास, या तो वो बंदा ल्यूनेटिक। ल्यूनेसी किसे कहते हैं? कि जब एक बंदे की कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, तो उसके एविडेंस एडमिसिबल कब होगा? जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में होगा। और इडियोसी किसे कहते हैं? वीकनेस ऑफ माइंड फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। यानी कि शुरू से ही वो बंदा वीक है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस बंदे का टेस्टिमनी जो है वो एडमिसिबल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्या इस्लामिक लॉ के अंदर भी कोई क्राइटेरिया बताया गया है विटनेस के लिए। सो let's discuss the criteria which is settled down by Islam for a person as a witness to come to the court of law। इस्लामिक लॉ के अंदर भी हमारे पास 3 ऐसी situations बताई गई हैं, 3 ऐसी conditions बताई गई हैं for the person as a witness to come to the court of law। Firstly आता है person must possess the proper understanding। वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि बंदे की इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी उसकी माइंड की होनी चाहिए कि जो सवाल उससे पूछा जा रहा है वो उन सवालात का सही तरह से जवाब दे सके। सेकेंडली आता है फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस।
यानी कि बाइसनेस का मतलब क्या है कि आप किसी एक बंदे के फेवर में कोई बात कर रहे हो, किसी एक के हक में कोई बात कर रहे हो, यानी कि दो पार्टीज हैं और आपका पार्टीज के साथ कोई ऐसा रिलेशन है कि आप गलत जवाब भी दे रहे हो, क्यों, ताकि आप उस पार्टी को बचा सको। सो इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि बाइसनेस नहीं होगी, पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम बाइसनेस, किसी के फेवर में वो गवाही नहीं देगा। थर्ड क्राइटेरिया आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तज़कियतुश शहूद। तज़कियतुश शहूद का मतलब क्या है? तज़किया का मतलब है, तज़किया वर्ड मीन्स प्योरिटी एंड शहूद मीन एविडेंस। सो तज़कियतुश शहूद मीन प्योरिटी और प्यूरिगेशन ऑफ द एविडेंस, यानी कि वो बंदा जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आ रहा है एविडेंस देने के लिए, वो तज़कियतुश शहूद के क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। कैसे? that the person who come to the court of law for giving the evidence must come with clean hands। अब क्लीन हैंड्स का मतलब क्या है कि उस बंदे का अपना कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर हो, उस बंदे पर खुद की तरफ से कोई खुद पर कोई इल्ज़ामात ना हो किसी की तरफ से भी, यानी कि वो बिल्कुल पाक साफ हो शहादत देने के लिए। सो ये क्राइटेरिया सेटल किया था इस्लाम ने कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइसनेस होना चाहिए एंड तज़कियतुश शहूद के क्राइटेरिया को फुलफिल करे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 सिंपली क्या कह रहा है? तमाम लोग कॉम्पिटेंट हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर विटनेस के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस बता दी गई हैं कि अगर बंदे की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई डिजीज़ ऑफ बॉडी और माइंड है, या फिर उसने पर्जरी कमिट की है इडियोसी ल्यूनेटिक की वजह से, तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। और फिर उसके बाद इस्लाम का क्राइटेरिया भी बता दिया इस्लामिक इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आर्टिकल 3 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर